सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस नवीन क्लास में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास अर्थशास्त्र की वेस्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र का हमारा अंतिम चैप्टर है और इस अंतिम चैप्टर के बाद हम पुनः आरंभिक बिंदु से रिवीजन करने की ओर चलेंगे। और अब हमारे पास समय बहुत कम है। हम इस कम समय का लिहाज करते हुए हमें कम समय में बहुत कुछ अधिक ज्ञानार्जन करना है, बहुत कुछ अधिक समझना है, बहुत कुछ अधिक पढ़ना है और पढ़कर आने वाले हमारे आगामी बोर्ड एग्जाम में हमें कुछ विशेष और कुछ अनोखा करना है। आप सभी विद्यार्थी अपना समय को व्यर्थ ना करें और हमें भी अभी इसी वक्त हमें समय को व्यर्थ ना करते हुए हमें चलना है हमारे चैप्टर की ओर। सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरी ओर से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए और चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। हाँ, सभी विद्यार्थी देखो, सब पहले तो एकाग्रता से बैठ जाइए और आज का ये टॉपिक जो रहने वाला है, आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे सामने देखो। पहले तो हम समझेंगे चैप्टर कितने नंबर का आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर की जो हमारे बोर्ड एग्जाम भूमिका होगी, इस चैप्टर की जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भूमिका होगी वो होगी 8 नंबर की। 8 नंबर का जो ये चैप्टर है, ये हमारे बोर्ड क्लासेस में बोर्ड उस पेपर में रोल रखने वाला है। यानी कि देखिए, इसमें कुल मिला के हमारे आएंगे 8 नंबर। ये 8 नंबर का हमारा 8 नंबर के इसके हमारे क्वेश्चंस आएंगे। 8 नंबर में से जो हमारे जो हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम एमसीक्यू बोलते हैं ना, जो एमसीक्यू जो प्रश्न होंगे हमारे, वो रहने वाले हमारे क्वेश्चन। इसके 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हो गए ये हमारे, जिसे हम, चलो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। हाँ, देखो, बहुविकल्पीय जो हमारे प्रश्न है ना, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो प्रश्न आएंगे आपके इस चैप्टर में से 2 नंबर के। दो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और उसके पश्चात आएंगे रिक्त स्थान, है ना। रिक्त स्थान आएगा आपके 1 नंबर का और टोटल ये 8 नंबर का रहने वाला है। ये चैप्टर 8 नंबर का रहने वाला है। और इसी चैप्टर में जो 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, कैसे कैसे बनेंगे, उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चनों का अध्ययन करना है और उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें पूरे पेपर को सोल्व करना है। तो बहुविकल्पीय हमारे सामने 2 क्वेश्चन आएंगे। बहुविकल्पीय के रिक्त स्थान का 1 नंबर, और जो हमारे अतिलुगात्मक प्रश्न होगा, है ना, जो अतिलुगात्मक जो हमारा प्रश्न होगा, वो अतिलुगात्मक प्रश्न हो गए हमारे, उसके आएंगे दोनों 2 क्वेश्चन आएंगे उसके ना। 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। ये 1 नंबर का हो गया और ये 2 नंबर का हो गया। हाँ, फिर हो गया हमारे सामने लघुतरात्मक। जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे हमारे इस टॉपिक में से, जो इस चैप्टर में से जो लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, वो आएंगे हमारे 2, है ना। तो 2 2 4, है ना, 6, 3 क्वेश्चन इसमें से। तो 2 2 4, ये हो गया आपके 4 और 3 कितने हो गए, 7, और ये 2 आएंगे इसमें से। आप 2 लिखो इसको, 2 क्वेश्चन लिख दिए, तो ये 2 नंबर का आ गया, है ना। 2 2 4 और ये 6, एक ही 3 नंबर का आ गया। यानी कि इसमें से जो चैप्टर आएंगे आपके 3, कुल मिला के 3 नंबर का आ जाएगा। ये टोटल जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 नंबर, है ना। तो 8 नंबर का ये पार्ट रहने वाला आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कई बार बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी को ध्यान नहीं रहता कि कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर। वो जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे को पढ़ के चला जाता है, और सारे को जो पढ़ के चला जाता है तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि, क्योंकि पर्सन है ना, पर्सन एक दूसरे से बहुत मिले जुले होते हैं। यानी प्रश्नों की जो डेफिनेशन होती है, प्रश्नों की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा एक पर्सन की परिभाषा दूसरे पर्सन की परिभाषा से मिली जुली होती है। और इस मिली जुली प्रश्नों की परिभाषाओं के अंतराल के कारण ही बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन होने के कारण फिर उनको समझ में नहीं आता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने है सबसे सरल और सबसे आसान शब्दों में ये डेफिनेशन और ये क्वेश्चन आप समझिएगा, है ना। हाँ, तो देखिए, ये हमारा रहने वाला है पेपर का जो आधार है, जो इसका जो चैप्टर का योगदान है, जो हमारे बोर्ड क्लास में पेपर का जो योगदान रहेगा 8 नंबर का रहेगा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। हाँ, तो देखिए, अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को और इसके क्वेश्चनों को। आप बने रहिएगा और समझ रहिएगा। देखिए, आज हमारा टॉपिक है एक खुली अर्थव्यवस्था, है ना, एक खुली अर्थव्यवस्था में। अच्छा, एक खुली अर्थव्यवस्था में किस संबंध में, अच्छा, किस संबंध में चयन का विस्तार होता है। अच्छा, ये चलो, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ना बच्चों, हाँ, आप समझिएगा ध्यान से बैठकर। हाँ, सबसे पहले देखिए, आज का जो हमारा जो चैप्टर है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है खुली अर्थव्यवस्था। क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है खुली अर्थव्यवस्था। यानी इस चैप्टर का नाम है बच्चों खुली अर्थव्यवस्था है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम खुली अर्थव्यवस्था लिया है। देखो प्रश्न देखो आप, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। क्या है? खुली खुली अर्थव्यवस्था। चैप्टर का नाम खुली अर्थव्यवस्था है। हाँ, खुली अर्थव्यवस्था। अब देखो, आओ इसको समझते, इसकी डेफिनेशन समझते प्रश्न। देखो, ये आपके जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है 1 नंबर का, वो प्रश्न आ सकता है, जो जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, वो प्रश्न आपका 1 नंबर का आ सकता है। कि देखो प्रश्न को देखिए, एक खुली अर्थव्यवस्था में किस संबंध में, यानी कि जो एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था में किस संबंध में चयन का विस्तार होता है। यानी कि मतलब किस, यानी जो खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में विभिन्न या भिन्न भिन्न स्रोतों से
आय के साधन उपलब्ध होते हैं वो हमारी खुली अर्थव्यवस्था होती है। आया समझ में? तो ये हमारी खुली अर्थव्यवस्था होगी। तो ये कह रहा है कि किस संबंध में उस चयन का विस्तार होता है, किस संबंध में, यानी किस संबंध में उसका विस्तार होता है। तो देखो मैंने कई बार समझाया था, यदि आपके उपयुक्त सभी दे रखा होता है तो उसकी सही होने की, जहाँ पर यदि ए बे से दे और जहाँ पर दे होता है और दे में यदि ये लिखा हो कि उपयुक्त सभी, तो आपको ध्यान रखना है कि 70% पॉसिबिलिटी उस पर्सन की सही होने की संभावना वहीं बढ़ जाती है, वहीं बनी रहती है जहाँ पर यह लिखा होता है कि उपयुक्त सभी। अधिकांश प्रश्नों में यही होता है। तो यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो ऐसा हालत में आपको दे करना है। तो पहले तो आपको प्रश्नों को पढ़ना है, अध्ययन करना है, फिर उसके बाद में यदि तुक्के लगाने का मतलब होता है दे लगा देना आपने ना। देखो अब ये क्या कह रहा है, खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था किस, अभी मैंने समझाया। तो घरेलू एवं विदेशी वस्तु के संबंध में चयन, है ना, यानी घरेलू और विदेशी वस्तु। भाई घरेलू जो वस्तु होगी, एक घर से पैसा जा रहा है और एक विदेश से पैसा जा रहा है। घर में पैसा आ रहा है, घर का पैसे घर में आ रहे हैं, विदेश के पैसे विदेश में भी घर में आ रहे हैं, है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। फिर जो निवेश कर रहे हैं, निवेश का पैसा भी अर्थव्यवस्था में जा रहा है। जो रोजगार के पैसे है वो रोजगार के पैसे भी अर्थव्यवस्था में। तो कहने का मतलब होता है कि ये इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो हमारा आंसर होगा दे, उपयुक्त सभी। बहुत शानदार प्रश्न है, आप बस पढ़िएगा और समझिएगा, है ना। प्रश्नों को समझना सीखिए, रटना नहीं है। रटती तो दुनिया आई है, हमने सीखना शुरू किया है, सीखते सीखते बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ कमाल करने का हुनर लाया है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और बढ़ने की वो रखनी है, एक जज्बा रखना है, बढ़ने की एक हुंकार रखनी है, ताकि तुम बढ़ो। अब समझदारी से और बुद्धिमत्ता से बढ़ोगे तो कुछ और विशेष कर पाओगे। वरना रट के तो, है ना, जो रटता कौन है, रटते हैं तोते, और वो पूरी जीवन भर बस एक पिंजरे में कैद रहते हैं, खुले पंखों से उड़ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको तोता नहीं बनना है, बंद पिंजरे में नहीं रहना है, समझदारी से समझदार बनना है और अपनी बुद्धिजीवी से विद्वान बनना है, और विद्वान बन के कुछ नेक और विशेष कार्य करना है, ताकि आगे जाकर हम और हमारा भारतवर्ष कुछ एक विशेष और एक उत्तम शिखर पर अपने ध्वजारोपण कर रहा हो। ऐसा हमें विद्वान बनना है ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, अध्ययन करना है और समझना, प्रश्नों को रटना नहीं है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखिए, चालू खाते में निम्न में से, यानी ये भी आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। ये भी आपके एक नंबर का आ सकता है कि चालू खाते में निम्न में से किस मद को शामिल किया जाता है। यानी चालू खाते में से निम्न में से, इसको देखो बच्चों, यानी कि चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाता का मतलब होता है करंट अकाउंट, है ना। जो करंट अकाउंट होता है उसमें निम्न में से किस मद को, है ना, मतलब उसके मतलब किस हिस्से भाग को शामिल किया जाता है। तो देखो इसमें देखो, वस्तुओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का, अच्छा, सेवाओं का आया, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, अंतरण अदायगी और उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बताओ दे क्या आंसर होगा। हाँ, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। क्योंकि आपको पता है कि चालू खाते में सब होता है। चालू खाते में आप क्या होता है, चालू खाते में आप कभी भी पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी आप उसमें डेबिट कर सकते हो। यानी कि डिपॉजिट और डेबिट करने का जो मतलब सिलसिला है, यानी कि एक बड़े तौर पर, यानी एक व्यापक तौर पर पैसों का लेन देन करना, है ना, क्रेडिट डेबिट करना, ये किस अकाउंट में होता है? ये करंट अकाउंट यानी कि चालू खाते में होता है। तो चालू खाते में देखो, ये वस्तुओं का आयात निर्यात हम कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना, सेवाएं कभी भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। और अंतरण अदायगी, यानी कि कभी भी हम अपने पैसों का, बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, चलते रहिएगा और एक अपनी उमंग में कुछ सीखते रहिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की वित्तीय लेन देनों से, यानी जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन की वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। अब देखो बच्चों, भुगतान संबंधित प्रश्न को समझिए आप। भुगतान संतुलन की वित्तीय लेन देनों से संबंधित पर्सन को पकड़ो, बस आप पर्सन की शब्दों को पकड़ो, पर्सन के उस डेफिनेशन, जो पर्सन का जो उच्चारण हो रहा है उस उच्चारण को समझो आप, पर्सन की पंक्ति को, सेंटेंस को समझो कि वित्तीय। अब यहाँ तक भूल जाओ, ये यहाँ तक अलग हो गया पर्सन, यहाँ तक हो गया कि भुगतान संतुलन की, बस यहाँ तक अलग हो गया, और ये वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। यानी वित्तीय पर्सन क्या आ गया, वित्तीय, है ना, ये वित्तीय आ गया, तो वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। अब आपको बताओ, जो वित्तीय लेन देन, वित्तीय किसे कहते हैं? वित्तीय कहते हैं धन को। और जब धन प्लस होता है, जब धन प्लस धन होता है तो क्या होता है? जब धन प्लस धन होता है पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी होती है। और हमारी पूंजी क्या हो गई? हमारी इसमें पूंजी, देखो ये आ गई पूंजी, है ना, धन प्लस धन पूंजी, वित्तीय है ना। तो वित्त किसे कहते हैं? यानी एक धन आय की एक बड़ू सुमो को वित्त या धन कहते हैं। आगे समझ में? तो धन प्लस धन क्या हो गया? पूंजी हो गया। तो इसमें हमारा आंसर कौन, पूंजी का लिखा हुआ, तो ये आ गया बे, है ना। तो पूंजी खाता, इसका हमारा आंसर आ जाएगा पूंजी खाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस समझिए और हम समझ समझ के पढ़ेंगे, रट रट के नहीं, समझ समझ के पढ़ेंगे, समझ समझ के बढ़ेंगे और समझ समझ के बोर्ड के अंदर कुछ कमाल धमाल करेंगे, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से, वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित खाता है। अब मुझे बताओ, वस्तुएं और सेवाएं, यानी वस्तुओं और सेवाओं को जब हम बेचते हैं, उनको खरीदते हैं, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, वस्तुओं को बेचना खरीदना, वस्तुओं को बेचना खरीदना, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ ऑप्शन में, कि ये पूंजी खाता है, कि ये व्यापार खाता है, क्या ये ऋण खाता है, क्या ये भुगतान खाता है। तो बच्चों, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा, वस्तुओं को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, क्या हो गया? अरे खरीदना बेचना, एक खरीदना और बेचने का काम कौन करता है? व्यवहार के अंदर यदि एक मान लो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को खरीदता है और बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, कौन होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर, खरीदने बेचने का काम तो कोई व्यापारी करता होगा, है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारिक खाता। क्या हो जाएगा? व्यापारिक खाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखो 8 फरवरी हो गई है, आज 8 फरवरी के बाद
अब हमें तेजी से क्वेश्चन पढ़ना है, तेजी से आगे चलना है ना। हाँ, वापस रिवीजन भी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, विनिमय विनिमय दर को प्रभावित करने वाला तत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विनिमय दर को प्रभावित करने वाला तत्व है, यानी कि जो ये विनिमय दर है ना बच्चों, यानी कि ये विनिमय दर है, ये विनिमय जो दर है, वस्तु को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, आयात निर्यात करते हैं, और हमें उसकी डिमांड में, उसकी पूर्ति में परिवर्तन ना हो, वो मतलब वो उसकी जो डिमांड है वो प्रभावित हो, है ना। इसके लिए वो तत्व कौन सा है इसको प्रभावित करने वाला? हाँ बताओ, देखे क्या वो सट्टेबाजी? हाँ सट्टेबाजी है ना, ब्याज की दर है, ब्याज की दर है, आय है, या उपयुक्त सभी? बताओ देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, अरे बच्चों देखो, प्रश्न को समझो। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का तात्पर्य होता है एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से किसी वस्तुओं को लेना और उस वस्तु के बदले कुछ उस वस्तु का मूल्य देना या उसके समरूप वस्तु को देना। ये क्या हो गया? विनिमय हो गया। सामान्य शब्दों में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करना ही विनिमय होता है। अब ये कह रहा है कि विनिमय दर है ना, विनिमय दर को प्रभावित, अब मुझे बताइए विनिमय दर को प्रभावित कौन करेगा? विनिमय दर को प्रभावित वही करेगा, जैसे मान लीजिए आपका यदि वस्तु है वो अच्छी है, तो आप उसको खरीदने के लिए आप इच्छुक होगे, है ना। उसको खरीदने के लिए आपकी जो इच्छा शक्ति होगी वो पहले की तुलना में, अगर वस्तु जैसे मान लो हर एक कालांतर के अंतर यदि वस्तु का जो निर्माण है वो यदि आकर्षक होता है, तो आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, आपकी जो मीमांसा होती है, वो मीमांसा और इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। आया समझ में? हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इसमें देखो सट्टाबाजी, ये सट्टाबाजी जो होता है, सट्टाबाजी किसने लगाता है? सट्टाबाजी वस्तुओं को, उस आकर्षक को देख के तो वो सट्टाबाजी करता है। और जो ब्याज की दर है, और जैसे मान लीजिए अगर वस्तु आकर्षक है तो आप ब्याज देने के लिए तैयार हो, और आय, अगर आपके वस्तु अच्छी है तो आय हम कितनी देने के लिए तैयार है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा और अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी जो आपको समझाने की जो प्रणाली है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। हाँ अगला देखिए, वास्तविक विनिमय दर ज्ञात करने का सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी लगा दूंगा और इस क्वेश्चन को मैं दे दूंगा आपके 1 नंबर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बोर्ड में छप गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए, वास्तविक विनिमय दर ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखिए इसमें ये जो है ना EPF बटावा F है ना, P बटावा EPF, और इसमें ट्रिंकल P बटावा PDF, और ये हो गया EPF ट्रिंकल P। हाँ तो बताओ देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा? ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो समझना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। विनिमय दर याद, उसमें क्या पूछा था कि विनिमय दर में क्या क्या शामिल है ना, और इसमें क्या पूछ रहा है कि विनिमय दर ज्ञात करने का सूत्र। हाँ बच्चों बताओ देखिए क्या होगा। हाँ देखो ये जो पर्सन है ना, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बे, लेकिन ये उल्टा लिख रखा है ना, ये आ जाएगा आपके, हमारे कंप्यूटर मोदी ने टाइप करने में गलती की है, तो इसमें ये होगा EPF बटावा P, ये इसका आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, EPF बटावा P। आया समझ में? हाँ तो ये होगा इसका। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, ये अब है ना डिटेल से, अब जब हम रिवीजन लाएंगे, आज हमारा अंतिम चैप्टर है, जब रिवीजन लाएंगे ना तो रिवीजन के अंदर हम फिर बारीकी से पढ़ेंगे। फिर मैं आपको जो बोर्ड के अंदर जो पूरा पेपर आएगा है ना, जो पूरा मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगा कि पेपर कैसे बनेगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारा जो है, ये हमारा ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये हमारा अति गुणात्मक प्रश्न है। कौन सा है? अति गुणात्मक प्रश्न है। हाँ देखिए, व्यापार आदित्य क्या है? व्यापार, अब व्यापार सबको जानते हो है ना, वस्तु और सेवाओं को खरीदना बेचना व्यापार कहलाता है। अब ये कह रहा है कि क्या है? एक विदेशी व्यापार, इसकी डेफिनेशन को समझो। विदेशी व्यापार में जब निर्यातों का मूल्य, यानी कि जो विदेशी जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी विदेशी इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है, विदेशी व्यापार में जब निर्यातों का मूल्य, विदेशी व्यापार में जब निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक होता है तो उसे व्यापार आधिक्य कहते हैं। अब बच्चों आप समझो, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये आदित्य, ये आदित्य नहीं है बच्चों, ये आधिक्य है, या इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है, ये आधिक्य है। अब आधिक्य मतलब क्या होता है बच्चों? इस शब्द को समझो आप, ये शब्द क्या लिखा है? आधिक्य। और आधिक्य का मतलब क्या होता है? आधिक्य का मतलब होता है अधिक, मतलब से अधिक। आधिक्य का मतलब होता है से अधिक। क्या होता है? से अधिक, इसका मतलब होता है आधिक्य। हाँ तो आपको ये समझना है कि आधिक्य क्या हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे विदेशी व्यापार, जब निर्यातों का मूल्य है जो आयातों से अधिक होता है ना। कहने का तात्पर्य ये होता है बच्चों, जैसे मान लो हमारे भारत के अंदर कोई वस्तु का निर्माण किया हमने, अब जैसे मान लो वो हमारे भारत के अंदर, अब उस वस्तु को हमने अमेरिका को बेचा, ठीक है, अमेरिका को हमने बेच दिया, अब उस वस्तु को बेच दिया, अब हमने निर्यात किया। अब हमने निर्यात जो किया, अब जैसे मान लीजिए हमने जो वस्तु बेची, अमेरिका में हमने जो वस्तु बेची वो बेची हमने 50 रुपये में। कितने में बेची? 50 रुपये में बेची। और अमेरिका से जो वस्तु हमने खरीदी वो कितने में खरीदी? 30 रुपये में खरीदी। तो मुझे बताओ, हमने 50 रुपये में बेचा और 30 रुपये में खरीदी, तो किसको फायदा हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है, हम भारतवासियों को फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आधिक्य हो गया। आधिक्य का मतलब होता है कि हमारे निर्यातों में तो अधिक वृद्धि हुई लेकिन आयात में कमी हुई, तो इसका हमें फायदा हुआ ना। तो पर्सन यही कह रहा है कि निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक होता है तो उसे व्यापार आधिक्य कहते हैं, है ना बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप समझिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ और चलते रहिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, निवेश। देखो ये पर्सन बच्चों 2 बार दोहराया गया है ना, ये कम से कम 3 चैप्टर के अंदर ये पर्सन का जिक्र हुआ है और इस पर्सन के अंदर हर डेफिनेशन को मैंने अच्छे से समझाया है। हाँ देखिए फिर से समझ लेते हैं, निवेश का तात्पर्य क्या है?
निवेश का तात्पर्य क्या है समझाइए, है ना। देखो सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ आपको, यदि कोई पूछे कि निवेश किसे कहते हैं, तो आप यही कह सकते हो या फिर ये डेफिनेशन दे सकते हो कि अपनी एक लघुतरात्मक आय के समूह को या फिर अपने लघुतरात्मक पूंजी को किसी विराट गंतव्य की प्राप्ति के लिए या फिर किसी विशेष लक्ष्य या उद्योग की प्राप्ति के लिए उस पूंजी का उस उद्योग या उस फर्म में व्यय करना ही हमारा निवेश कहलाता है। आगे समझ में, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार जो इसकी परिभाषा है, उस परिभाषा को आपके सामने है, आप बस समझिएगा। हाँ देखिए, किसी फॉर्म, ये फॉर्म नहीं है बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया, फर्म है ना, किसी फर्म या उद्योग में, है ना, किसी फर्म या उद्योग में पदार्थों के वर्दी, अब देखो ये वर्दी गलत लिखा है ना, टाइप करने में मिस्टेक हुई है। हाँ वर्दी, पदार्थों के वर्दी हेतु वर्दी के लिए व्यय को निवेश कहा जाता है। अब देखो बच्चों आगे ना समझ में, पूरा जो मैंने कहा वो यानी कि जो फर्म है, हाँ यानी कि जो फर्म है, आपकी जो फर्म है, आपका जो उद्योग है, उस उद्योग के अंदर यदि मान लो आप उस उद्योग को बढ़ाना चाहते हो, उसके अंदर जैसे मान लो किसी का कोई साइकिल का उद्योग है, अब उस साइकिल के उद्योग के अंदर उस साइकिल को आपको बढ़ाना है, उस साइकिल की जो डिमांड है, उस डिमांड की दर में वृद्धि करनी है, यानी कि उस साइकिल की डिमांड में वृद्धि करनी है, तो आप क्या करोगे, तो साइकिल जो उद्योगपति होगा, जो इंडस्ट्रियल मैन होगा, वो इंडस्ट्रियल मैन क्या करेगा, वो अपनी इंडस्ट्री में जनरेटेड ऑफ प्रोडक्ट, उसको क्या करेगा, वो उसको मतलब उसको एक अट्रैक्टिव करेगा। अट्रैक्टिव का मतलब होता है उसको एक आकर्षक बनाएगा, और आकर्षक बना के फिर उसका फिर वो इसको एक्सपोर्ट करेगा। आया समझ में, इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और वो कब करेगा, तब वो अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ विशेष कर पाएगा, है ना, कुछ स्पेशल करेगा, तब तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो यही कह रहा है कि यानी उस पदार्थ जो होते हैं, उस पदार्थों के अंदर वृद्धि करना, और वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप किसी चीज़ को आकर्षक बनाओगे, तो आकर्षक बनाने के लिए उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमें वे खर्च करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो डिमांड है, उसकी डिमांड की जो प्रति दर है, उस प्रति दर में प्रति व्यक्ति की जो डिमांड है, उसके अंदर हम परिवर्तन करने में कामयाब रहेगा। ये पर्सन ये कहना चाह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जरूरत लेते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ 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 देखिए, अब हमला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये हमारे एक नंबर का आ सकता है। देखो, हाँ, खुली अर्थव्यवस्था में गुणक ज्ञात करने का सूत्र, ये बच्चों प्रश्न आएगा आपके, है ना, मैंने कह दिया प्रश्न आ सकता नहीं आएगा। हाँ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। देखो ऑप्शन दे रखे होंगे हमारे सामने। अब ये बच्चों यहाँ पर बटावा है ना, 1/1 - c, है ना, फिर ये 1/1 - c प्लस m, फिर 1/1 - c माइनस m, और 1/1 प्लस m। बताओ, देखिए मुझे पता आप सब बच्चे इंटेलिजेंट हो, है ना, आप सब बच्चे इतने वो बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप अभी आपका रिवीजन चल रहा है ना। तो बताओ देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। हाँ तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बे, है ना, 1/1 माइनस सी प्लस एम, जहाँ 1 का तो 1 हो गया, है ना, सी का मतलब क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, है ना, कंज्यूम हो गया, और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब हो गया इम्पोर्ट मान लो आप, है ना। इसको आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए आप इसको इम्पोर्ट मान लीजिए ना। हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी ये हो गया आपके उपभोग में ना, उपभोग में सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग में सीमांत प्रवृत्ति, और ये हो गया आपका निर्यात में सीमांत प्रवृत्ति। क्या हो गया, निर्यात में सीमांत प्रवृत्ति। आया समझ में। हाँ हाँ इम्पोर्ट और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो बे हो जाएगा ना। हाँ अगला क्वेश्चन, चलो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चनों में और अपने क्वेश्चनों को समझते रहना। हाँ देखो प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखो, जब दो देशों के बीच, जब भारत और अमेरिका के बीच समझ लेते हैं, वस्तु और सेवाओं का बेचना और खरीदना किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन आपके आएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जब दो देश के बीच, एक जो दो जैसे मान लीजिए आपके क्या बताइए आपको, जैसे मान लीजिए दो देश है, अब दो देश के बीच आयात निर्यात होता है ना। अमेरिका ने हमें सुकोई 37 एरोप्लेन हमने परचेज किया अमेरिका से, और हमारे यहाँ से त्रिशूल जो विमान है उसका हमने क्रय किया, उसका हमने विक्रय किया, बेचा उसको हमने, है ना। तो हमारे बीच में क्या हुआ, उन्होंने खरीदा, हमने भी खरीदा, उन्होंने बेचा, हमने भी बेचा, है ना, दोनों हुआ ना। तो कहने का मतलब होता है, तो ये क्या हो गया, जैसे मान लो एक देश, जैसे एक जिला दूसरे जिले को कुछ देता लेता, तो वो क्या हो गया, जिलीय लेन देन, और एक राज्य दूसरे राज्य को देता, वो राज्य स्तरीय लेन देन, और जब एक देश दूसरे देश को देता, तो वो राष्ट्रीय स्तरीय या फिर अपने इंटरनेशनल, जैसे कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय लेन देन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय लेन देन हो गया, अब उसका विदेशी कह सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, विदेशी व्यापार कहते हैं। आगे समझ में। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा और बने रहिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखो, सेवाओं का, यानी सेवाओं का व्यापार किस प्रकार का व्यापार कहलाता है। हाँ सेवाओं का व्यापार, जो सेवाओं का व्यापार होता है, जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना? आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं। आपके घर पर यदि आपके फूफा जी आए, मौसा जी आए, मौसी जी आई और वो आपको कहे कि आप अपने पिताजी की सेवा नहीं करते, है ना? आप हमारी माँ की सेवा नहीं करते। तो अब आप सेवा करते हो, बल्कि आपकी बुआ जी को, फूफा जी को, आपकी मौसी जी को पता नहीं है कि आप अपनी माताजी की रोज़ साँझ सवेरे उनकी आरती उतारते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो, उनको अपने हाथों से निवाला खिलाते हो। वो तो नहीं देख सकती, लेकिन आप इसको ऐसे दिखा सकते हो क्या? ये एक सेवा है। आप दिखा सकते हो सेवा को कि मैं उसको ऐसे, मेरी माँ को ऐसे निवाला खिलाता हूँ, मेरे पिताजी के मैं शाम को चरण दबाता हूँ। क्या आप बता सकते हो अपने मौसा जी को? है ना? अब तो आप वीडियो के माध्यम से, अब कौन जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्यार होता है, वहाँ पर कोई वीडियो बनाता है क्या? दिखाने के लिए नहीं बनाता। तो जो आप वो सेवा दिखाई नहीं जा सकती, उस सेवा को हम दिखा नहीं सकते, उसका हम बयान नहीं कर सकते, है ना? उसका बखान नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो वो क्या होती है? एदृश्य होती है। क्या होती है? एदृश्य। तो कहने ये कह रहा है कि सेवाओं का व्यापार किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो सेवाओं का जो व्यापार है, वो सेवाओं का व्यापार एदृश्य व्यापार कहलाता है, जिसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता और एदृश्य व्यापारी होना चाहिए, है ना? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो ना समाए, है ना? क्योंकि प्रेम की गली जो होती है, अति सांकरी होती है, उसमें दो नहीं समाते हैं। आया समझ में? हाँ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप बस एकाग्रता से पढ़ो, है ना? समझ समझ के पढ़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेटन वुड्स ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? हाँ, बताओ देखे बच्चों, बताओ देखे आप, क्या होगा इसका? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो हमारे 1944 में किया गया। कहाँ 1944 में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अमेरिका के अंदर। कहाँ किया गया? अमेरिका अमेरिका के अमेरिका के हाँ, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स ब्रेटन वुड्स क्षेत्र में, है ना? ब्रेटन वुड्स क्षेत्र में, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ वहाँ पे। क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, है ना? एक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत, है ना, उसके तहत उसके तहत एक नवीन, है ना, उसके तहत नवीन नवीन विनिमय नवीन विनिमय प्रणाली नवीन विनिमय प्रणाली लागू की गई, है ना? नवीन विनिमय प्रणाली लागू की गई गई जिसे क्या कहते हैं? जिसे हाँ, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेटन ब्रेटन वुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। हाँ, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आया समझ में? यानी अमेरिका के अंदर 1944 के अंदर अमेरिका के ब्रेटन वुड्स स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो लेवल होता है, उसका एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर एक नवीन विनिमय प्रणाली लागू की गई, है ना? तो लागू की गई ना, तो उसका परिणाम ही उस ब्रेटन वुड्स क्षेत्र पे होने के कारण उस सम्मेलन का नाम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दिया गया। आया समझ में? तारीख पूछे तो 1944 कहाँ गया? अमेरिका में किया गया। किस स्थान पर? ब्रेटन वुड्स स्थान पर। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, बस आप समझिएगा ना। हाँ, अच्छा, हाँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देखो विनिमय दर, अब वहाँ पर क्या था, है ना? विनिमय दर से क्या तात्पर्य है? बताओ देखिए, विनिमय दर वह दर जिसके आधार पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला, है ना, जाता है। यहाँ पर बदला लिखोगे, गलत लिखा है, बदला, है ना? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना बदला जाता है, उसे विनिमय दर कहते हैं। देखो बच्चों, यानी कि एक देश की मुद्रा है, जैसे कोई व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा कोई अपना मेंबर है ना? यदि वो विदेश में कार्यरत है, विदेश में पोस्टेड है, अमेरिका के अंदर है, और यदि वो वहाँ से यदि मान लो जो भी उनकी उसकी आय या फिर उसकी जो सैलरी होती है, वो सैलरी अपने गाँव में भेजेगा, अपने घर पे भेजेगा, अपने यहाँ अपने माता पिता को। तो मुझे बताओ, जो पैसे अमेरिका का डॉलर चलता है ना? वहाँ की जो मुद्रा डॉलर है, अब वो डॉलर तो यहाँ इंडिया के अंदर नहीं चलती, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो रुपये चलते हैं। तो फिर वो जो डॉलर भेजेगा अपना, अब वो जो अमेरिका में काम करने वाला जो शख्स है, जो व्यक्ति है, वो अमेरिका के अंदर से जो पैसे भेजेगा, वो पहले उस रुपये में कन्वर्ट होगा, है ना? डॉलर रुपये में कन्वर्ट होगा, फिर रुपये में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारे इंडिया के अंदर वो मान्य होगा, वो करेंसी फिर यहाँ चलेगी। तो जो करेंसी अमेरिका से भारत आई कन्वर्ट होके, है ना, जो कन्वर्ट होके आई, वही हमारी क्या हो गई? विनिमय दर हो गई। क्या हो गई? विनिमय दर हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और एक नई उत्साह, उमंग और जोश के साथ आप अपने जीवन को इस गंगा रूपी ज्ञान यज्ञ रूपी क्लासेस के अंदर आप पढ़ते रहिएगा। देखो, ये जो ज्ञान यज्ञ क्लासेज है ना, ये ज्ञान यज्ञ क्लासेज आपके लिए आगे भविष्य के अंदर एक बहुत ही हितकारी प्लेटफॉर्म रहने वाला है। इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको एक पिंजरे का तोता नहीं बनाऊंगा रटा रटा के। मैं आपको एक हंस के समान पवित्र और हंस के समान ऊंचे आकाश में उड़ान भरने वाले एक विशाल का इस समुद्र के मध्य में रहकर हीरे मोतियों के बीच में
गुनगुनान करने वाले उस हंस के समान बनाना चाहता हूँ, जो हंस निरंतर अपने चिंतन और अपने मनन से सदा एक समुद्र की भांति विशालकाय समुद्र में उड़ान भरता है। उसी प्रकार आप भी इस विशालकाय प्रकृति में, है ना, एक आनंद विचारों से और एक सद्बुद्धि और विद्वता से आप उड़ान भरो इस संसार में। ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान मैं आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए मैं इच्छुक हूँ और मैं बहुत ही जल्दी भविष्य में कराऊंगा। इसके लिए ज्ञान ये के क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और आने वाले आपके किसी परिवार के किसी मेंबर सदस्य के लिए वो एक लाभकारी साबित हो, है ना। तो आप बने रहिएगा। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को तक पहुंचाइए, ताकि वो भी रास्ता भटकने से बच जाए, है ना। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। रिक्वेडोर ने डॉलरीकरण की नई व्यवस्था किस वर्ष, हाँ, इक्वेडोर ने डॉलरीकरण की जो नई व्यवस्था है वो किस वर्ष अपनाई गई, ना, किस वर्ष अपनाई गई, किस वर्ष व्यवस्था किस वर्ष अपनाई गई, अपनाई गई। हाँ, तो बच्चों देखो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2000 में। अगर ये प्रश्न आ जाए आपको डॉलरीकरण की व्यवस्था किस वर्ष अपनाई गई, तो 2000 में। आ गया समझ में। हाँ, आगे चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार कौन सा होता है, बताओ। देखिए आप, वे बाजार परिभाषा देखिए, वे बाजार जिसमें विदेशी मुद्राओं का आयात निर्यात किया जाता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। भाई विदेशी विनिमय बाजार का मतलब, अब जैसे मान लीजिए, अब हम कहते हैं कि स्वदेशी, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ कहते हैं स्वदेशी बाजार, है ना, स्वदेशी बाजार। स्वदेशी बाजार क्या है, प्रश्न आ जाए, ये आ जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी स्वयं के, ना, यानी स्वयं के देश में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना ही स्वदेशी बाजार कहलाता है। और यहाँ पर हमारा क्या है, विदेशी विनिमय बाजार। तो यानी विदेशी मुद्राओं का आयात निर्यात किया जाता है उससे विदेशी, यानी विदेश के अंदर जो आयात निर्यात होता है मुद्राओं का, वो विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। आगे समझ में। हाँ, देखो सारी परिभाषा जो मैं है ना, ये सिंजी और किताब जो होती है आपकी आरबीडी, इनसे सबसे अलग क्वेश्चन लिए मैंने, सरल परिभाषाओं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, और समझकर परीक्षा के अंदर उत्तर और प्रश्न को पढ़कर उसको समझकर उसका उत्तर देने में भी आपको बहुत ही बड़ी आसानी हो। इसीलिए मैंने किताबी लैंग्वेज और किताबी शब्दावली से हटकर ये परिभाषा लिखी है ना। मैं, आप चाहो तो मैं इनकी 5 परिभाषा, 6 परिभाषा, जितनी चाहो उतनी परिभाषा बना दूँ कम शब्दों में, लेकिन परीक्षा के अंदर जो है आपके आएंगे 50 शब्दों में उत्तर दिए, उसका 200 शब्दों में आपको देना है आंसर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस प्रकार से परिभाषा बनाई है ना। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि विदेशी विनिमय बाजार में, इसको डॉलर है बच्चों ना, ये डॉलर, $1 हेतु, $1 के लिए 50 रुपये का भुगतान करना पड़े तो विनिमय दर क्या होगी। अब देखो ये पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये पर्सन कंफ्यूजन वाला पर्सन है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये समुच्चय बोधक पर्सन है ये अर्थशास्त्र का। यानी अब बताओ आप बच्चों, ये विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर कितना, $1 कितना डॉलर है, और ये कह रहा है कि $1 के लिए कितने रुपये दे रहे हैं वो, 50 रुपये। यानी कि जो विदेशी, मतलब अमेरिका, मान लो अमेरिका के अंदर, है ना, अमेरिका के अंदर क्या है कि $1 जो है वो 50 रुपये का भुगतान करना पड़े तो विनिमय दर क्या होगी। मान लो $1 के हमने 50 रुपये दिए, यानी कि $1 के हमने कितने रुपये दिए, $1 के हमने दे दिए 50 रुपये, कितने रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए। अब ये कह रहा कि विनिमय दर क्या होगी। अरे भैया, जब हम 50 रुपये जो दे रहे हैं ना, जो दे रहे हैं, वो जो पैसे दे रहे हैं वही तो दर होती है। पर्सन, देखो पर्सन को कंफ्यूज कर दिया, जो दर है वही रुपए है, और जो रुपए वही दर है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, हमारा उत्तर, इसका पर्सन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों, अगर ऐसा पर्सन आ जाए तो हमें लिखना, जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा उत्तर होगा, क्या होगा, तो वो हमारा उत्तर होगा विनिमय दर 50, यानी कि जो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा, है ना। पर्सन कंफ्यूजन वाला पर्सन हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझना अच्छे से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यदि एक देश के आयात, यदि एक देश का आयात है ना, एक देश का आयात 280 करोड़ रुपए है एवं निर्यात 380 करोड़ रुपए के हो, तो आधिक्य के क्या, आधिक्य क्या होगा, आधिक्य क्या होगा, है ना, आधिक्य क्या होगा। हाँ, देखिए बच्चों, यानी कि एक देश का जो आयात है, यानी कि एक देश का जो हम आयात कर रहे हैं ना, यानी कि जैसे मान लो एक देश हम कुछ मिसाइल्स खरीद रहे हैं, तो मिसाइल्स खरीदने में हम कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो हमारे 200, यानी कि आयात, है ना बच्चों, आयात कितना है हमारा, आयात है हमारा 280 करोड़, कितना है, 280 करोड़। अब ये कह रहा है कि निर्यात, अब हमारा निर्यात कितना है, निर्यात कितना है हमारा, निर्यात है हमारा 380, कितना है बच्चों, 380 करोड़ है। अब मुझे बताओ, आयात हमारा 280 करोड़ है और निर्यात हमारा 380 करोड़ है, रुपए हो तो अधिक क्या है। अब इसके अधिक निकालें, अधिक का मतलब होता है कि अधिक क्या है, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक क्या है, यानी इससे अधिक क्या है, क्या निर्यात अधिक है या आयात अधिक है। तो इसको अधिक को जानने के लिए अधिक क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको कर देंगे आयात माइनस निर्यात, है ना, आयात माइनस निर्यात। आ गया समझ में, है ना, आयात माइनस निर्यात, अर्थात क्या हो गया, एम माइनस एक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो अब इसको हम लेस कर देते हैं, है ना, 300, हाँ, तो निर्यात 380 करोड़ है ना, तो माइनस 280। अब आप इसको घटा दो, देखें कितने बच जाएंगे, 100 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 100, यानी कि 100 करोड़, कितने बच जाएंगे बच्चों,
100 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ है ना बच्चों, ये 100 करोड़ क्या होगा, हमारा निर्यात होगा या आयात होगा, बताओ देखिए। क्योंकि देखो आयात कितना हमारा 280 और निर्यात कितना हमारा 380, तो हमारा जो ये हो जाएगा ये निर्यात हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, निर्यात। अर्थात हमें इस दिशा के अंदर क्या होता है, इस दिशा के अंदर हमें प्लस होता है, अर्थात हमें लाभ की प्राप्ति होती है। क्या होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। आगे समझ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन लो सब बच्चे, आगे चलते हैं फिर। देखो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि आप अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो बोर्ड के आपके इसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे। देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लघुत्रात्मक 2 प्रश्न आएंगे आपके, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। हाँ देखिए, एक देश का व्यापार से 75 करोड़ रुपए है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, वस्तुओं का आयात मूल्य 125 करोड़ रुपए है, तो वस्तुओं का आयात मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, हमें याद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आयात मूल्य। क्या ज्ञात करना है, आयात मूल्य। हमें ज्ञात क्या करना है, आयात मूल्य ज्ञात करना है। हाँ, आयात मूल्य ज्ञात करना है। और ये क्या कह रहा है बच्चों, व्यापार शेष है ना। हाँ, हमारा व्यापार शेष कितना है, व्यापार शेष, व्यापार शेष बराबर, फिर मेरे क्या आयात बोल रहा है ना, आयात, आयात है ना, आयात मूल्य। फिर क्या कह रहा है, आयात फिर क्या कह रहा है हमारा, ये निर्यात है ना, निर्यात। क्या कह रहा है, निर्यात। अब ये 75 प्लस है ना, तो हम यहाँ पर 75 कर देंगे, 75 करोड़ है ना। फिर यहाँ पर बराबर, बराबर कितने हैं, हमारा आयात कितना हो गया 125 करोड़। कितने बच्चों, 125 करोड़। हाँ, फिर उसके बाद में देखो, हाँ, देश का व्यापार 75 करोड़ रुपए है, वस्तुओं का आयात मूल्य 125 करोड़ रुपए है। अब देखो बच्चों, ये व्यापार शेष है हमारा। क्या है ये, व्यापार शेष। यानी कि हमने व्यापार कर दिया, हमने वस्तुओं को बेच भी दिया और खरीद भी लिया, और सब कुछ बेचने खरीदने के बाद भी हमारे पास कितने की पूंजी बची, हमारे पास बची 75 करोड़ रुपए। कितने की बची, 75 करोड़ रुपए बच गए हमारे, उसका लाभ हुआ है ना, बेनिफिट हुआ। तो वस्तुओं का आयात मूल्य, यानी उसका जो आयात मूल्य है वो 125 करोड़ रुपए है, तो वस्तुओं का आयात मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्लस है ना, तो अब यहाँ पर जो प्लस आ गया ना शेष, तो हम क्या करेंगे, 125 प्लस 75 कर देंगे, 125 प्लस 75 कर देंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे, है ना, ये आ जाएंगे हमारे 5 और ये 7 9 10, 10 की जीरो और यहाँ असल की 1, ये आ जाएंगे हमारे 200। कितने आ जाएंगे, 200 करोड़ है ना। कितना आ जाएंगे, 200 करोड़। 200 करोड़ हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आयात मूल्य। क्या आ जाएगा, आयात मूल्य, आयात मूल्य है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बच्चों को आप पढ़ते रहिएगा। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं। इन प्रश्नों की यदि आप पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके अर्थशास्त्र में आप पास ही नहीं, आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए ना। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप पढ़ते रहिएगा। हाँ देखिए बच्चों, अब देखिए, यदि सी बराबर है ना, सी बराबर 0.8 तथा एम बराबर 0.4 हो, तो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये प्रश्न अभी मैंने पूछा था पहले, ये आया था आपके ऑब्जेक्टिव में, अभी इसी चैप्टर के अंदर मैंने पहला क्वेश्चन आया था, ये गुणक का सूत्र। गुणक का सूत्र आपको याद होगा है ना, भूले थोड़ी होंगे आप। गुणक का सूत्र क्या, बताओ देखे, गुणक का सूत्र क्या है ना, गुणक का सूत्र क्या, बताओ देखे आप। गुणक का सूत्र है 1/1 माइनस सी प्लस एम, ये है ना गुणक का सूत्र। हाँ, तो अब देखो, हमारा एक का एक आ गया है ना, सी बराबर कितना है, सी बराबर 0.8 है ना, और प्लस एम कितनी है हमारी 0.4। आ गया समझ में। हाँ, फिर देखिए 1/, अब इसको घटा देंगे हम। अब एक में से 0.8 गए तो कितने बच गए, तो हमारे बच गए 0.2। कितने बच गए, 0.2 प्लस है ना, प्लस कितने हैं 0.4। तो इनको जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 1/0.6। कितने हो जाएंगे, 1/0.6। अब इसका भाग दे दीजिए आप। हाँ, इसका भाग दे देंगे ना हम, तो इसका भाग दे देंगे, तो देखो देखो मैं ये भाग दे रहा हूँ, 0.8 है। अब यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ के है ना, अब यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो हम यहाँ पर एक अंक लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट पॉइंट को भूल जाइए आप, और 6 का भाग दे दीजिए, 6 कम 6 एक बार जाएगा है ना। फिर कितने बच गए, पीछे 4 बच गए, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा है ना। 6 छंग 36, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा है ना। कितने बच गए, 4 बच गए है ना। फिर ये 6 बार जाएगा, तो आप 7 लगा दीजिए यहाँ पे है ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। और कौन सा हो गया, ये खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य, तो ये गुणक का मूल्य हो गया। किसका हो गया, गुणक का मूल्य हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, 1.67 हमारा इसका उत्तर आ गया। आया समझ में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलो, इसके सोल्व सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना, लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का। हाँ, अगला क्वेश्चन लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप एकाग्रता से पढ़िए बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ देखो, हाँ देखिए, व्यापार शेष, व्यापार शेष 600 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाता है। यानी व्यापार शेष 600 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाता है, तथा आयात का मूल्य 1000 करोड़ रुपए हो, तो निर्यात का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, वही प्रश्न है, बस घुमा फिरा के आया है। व्यापार शेष कितना हमारा, हमारा व्यापार शेष कितना बच्चों, व्यापार शेष कितना है हमारा, तो हमारा व्यापार शेष है 600 करोड़ रुपए। कितने हैं, 600 करोड़ रुपए प्रश्न में दिए गए हमारा व्यापार करोड़ है, जो क्या है, घाटा है। क्या है, घाटा है, यानी कि माइनस है ना। फिर ये कह रहा है आयात का मूल्य 1000 करोड़ रुपए है।
आयात का, है ना। आयात का मूल्य क्या है, आयात का जो मूल्य है वो आयात का मूल्य कितना है, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए हो तो निर्यात का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है निर्यात का मूल्य। क्या ज्ञात करना है, हमें निर्यात का मूल्य ज्ञात करना है। हाँ, निर्यात का मूल्य ज्ञात करना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर प्लस होता, घाटा लिखा हुआ इसका मतलब माइनस है ना। व्यापार शेष कितना हमारा, हमारा व्यापार शेष 600 करोड़ बच रहा है ना। हमने फर्नि वस्तुओं को बेच दिया, खरीद लिया, है ना। क्रय विक्रय करने के बाद भी हमारे पास 600 करोड़ रुपए बचते हैं। लेकिन 600 करोड़ तो बचते हैं, परंतु उस 600 करोड़ से भी ज़्यादा हमने आयात कर लिया ना। हमने आयात कितने का कर लिया, हमने आयात कर लिया 1000 करोड़ का। अब कहाँ 600 का 1000, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, जैसे मान लो बच्चों हमारा आयात कितना है, हमारा जो आयात है, हमारा आयात कितना है, 1000 है ना। और माइनस 600, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेष हो गया, है ना। ये हमारा व्यापार शेष हो गया। तो आप इसमें से घटा दो, 600 में से घटा दीजिए, 600 में से घटा दीजिए, 1000 में से कितने बच जाएंगे, 400, है ना। कितने बचेंगे, 400। हाँ, तो हमारे जो 400 करोड़ बचेंगे ना बच्चों, ये 400 करोड़ ही हमारा निर्यात बचेगा। क्या बचेगा, निर्यात मूल्य। ये हमारा क्या बचेगा, निर्यात मूल्य। हाँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, वे क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने सरल और इतने आसान शब्दों में आपको कोई नहीं समझाएगा। यदि आप किताब लेके बैठोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सर इतने सारे ये क्वेश्चन कहाँ से आए, आया समझ में। हाँ, हाँ, तो बच्चों आज के लिए, आज की क्लास में इस दिव्य भव्य और एक विराट क्लास के अंदर बस इतना ही। अब हम अगली क्लास के अंदर वापस रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। पुणे मतलब ऐसी क्लास लेके आएंगे रिवीजन की, जिस रिवीजन की क्लास के माध्यम से आप सभी बच्चे आने वाली मार्च 2025 की बोर्ड क्लासेस में कुछ विशेष कर पाओगे। एक नई उमंग और एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में देने के लिए जाओगे, और एग्जाम देकर आप एक प्रसन्नता, एक खुशी, है ना, और एक मनमोहकता के साथ आप एग्जाम देके आएंगे। और एग्जाम देकर आकर फिर आप यही मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आप ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से जो हमने आपने अध्यापन करवाया, वो अध्यापन हमारे लिए एक प्रभावशाली और एक नील का पत्थर साबित हुआ, है ना। तो बच्चों आप ज्ञान ये की क्लास से जुड़े रहिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ और कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।